तो पीरियड्स 2 से 3 महीने ऊपर होके आना, कभी कभी 6 महीने भी ऊपर होके आना। जब आता है पीरियड तो कई बार वो नॉर्मल आता है, कई बार थोड़ा सा हैवी आता है, कई बार ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है 10 से 15 दिन, जिसकी वजह से कई बार मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, पीरियड्स कम करने की दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर नेहा, आप जाते जाते मेनोपॉज वुमेन्स के लिए कुछ टिप्स देके जाइए कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को कैसे तैयार रखें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो महिलाओं के लिए बहुत अहमियत रखता है। जब वर्किंग होती है तो उनको लगता है कि पीरियड से छुटकारा कब मिलेगा, और जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो वो नई नई समस्याएं लेके आ जाते हैं। तो मेनोपॉज के ऊपर आज बात करेंगे डॉक्टर नेहा पोद्दार से। डॉक्टर नेहा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू तिवारी जी, मुझे दोबारा से तिवारी जी टॉक शो पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नेहा, सबसे पहले आप ये बताइए कि मेनोपॉज कब होता है और क्या कोई इसकी निर्धारित एज होती है कि इस उम्र पे ही आके होगा? मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति या फिर महीनों का बंद हो जाना पूरी तरह से। मेनोपॉज को हम डिफाइन करते हैं जब किसी स्त्री को एक सर्टेन एज के बाद लगातार 1 साल तक महीना ना आए तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज की एज जनरली 45 to 55 होती है, पर इंडियन वुमेन में 46 to 51 इसकी एज है। ओके। और अगर उससे पहले हो जाए? अगर 45 से पहले हो जाए तो वो अर्ली मेनोपॉज होता है। अगर 45 से भी पहले 40 से पहले हो जाए तो वो प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता है। ओके। और अगर पीरियड्स 55 के बाद भी चलते रहे तो उसको डिलेड मेनोपॉज बोलते हैं। 55 के बाद भी चल रहे हैं तो डिलेड मेनोपॉज हो जाएगा। बिल्कुल। ओके। अच्छा, जब मेनोपॉज होने वाला होता है तो क्या क्या लक्षण आ जाते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मेनोपॉज के लक्षण हैं? मेनोपॉज का जो मेन सिम्टम है या जो सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो होता है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस का मतलब अचानक से ठंड लगना, अचानक से गर्मी लगना। इसमें नाइट स्वेट्स भी आते हैं कि जैसे रात में सोते सोते अचानक से नींद खुल जाना, बहुत तेज पसीने आने लगना, या एकदम से गर्मी लगना, या अचानक से बहुत तेज ठंड लगने लगना। उसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज में, वो पीरियड्स की इरेगुलरिटी, वो सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है जिसके लिए कोई भी लेडी आपके पास आती है कि पीरियड्स जनरली डिले होके आने लग जाते हैं। जैसे जो नेचुरल मेनोपॉज के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो पीरियड्स 2 से 3 महीने ऊपर होके आना, कभी कभी 6 महीने भी ऊपर होके आना। जब आता है पीरियड तो कई बार वो नॉर्मल आता है, कई बार थोड़ा सा हैवी आता है, कई बार ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है 10 से 15 दिन, जिसकी वजह से कई बार मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, पीरियड्स कम करने की दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़ती है। किसी किसी केस में पीरियड्स थोड़े जल्दी जल्दी भी आने लगते हैं, उसमें साथ में दूसरा कोई हार्मोनल डिसऑर्डर या फिर पेल्विक इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। उसके अलावा मेनोपॉज में जनरली वुमेन को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसमें वेजाइनल ड्राइनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेजाइना के अराउंड इचिंग होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेशाब करते वक्त या पेशाब के रास्ते पर बहुत तेज जलन होना, सुइयां से चुभना, जनरली जो ओल्ड लेडीज आती है वो ये वाला सिम्टम जनरली मेनोपॉज एस्टेब्लिश होने के बाद ज्यादा होता है। बट ट्रांजिशन फेज में जो सिम्टम्स आते हैं हार्मोन की कमी के कारण, उसमें मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से चिड़चिड़ाहट होना, ऐसा लगना कि सब कुछ बिल्कुल गलत हो रहा है जबकि कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ना हो। बाद में इस चीज का रियलाइज होता है कि ऐसा हमने क्यों बोला या ऐसा क्यों किया, बट वो आपके हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि मेनोपॉज में ऐसा होता है नेचुरली, और जो लेडी है उसके साथ सपोर्ट होना चाहिए कि फैमिली वाले जो है ये ना सोचे कि ये इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है या मैंने कुछ कहा ही नहीं, ये इस तरीके से क्यों बोल रही है। तो मूड डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन होना भी बहुत कॉमन है इसमें। उसके अलावा जो चेंजेस आते हैं वो जनरली स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अभी आपने जैसा बताया कि अर्ली मेनोपॉज और डिलेड मेनोपॉज, तो अर्ली मेनोपॉज में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और डिलेड मेनोपॉज में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसको बताइए। अर्ली माने कि मेनोपॉज अगर 45 की भी एज से पहले हो जाए तो उसे अर्ली मेनोपॉज कहते हैं।
अर्ली मीनोपॉज का मतलब कि जैसे हमारी मीनोपॉज का पहले मैं आपको बताती हूँ कि मीनोपॉज आना क्या होता है एक स्त्री के लिए। जब माहवारी शुरू होती है तो अंडेदानी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें अंडेदानियों का फंक्शन शुरू होता है, मतलब हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं ओवरीज से। जो स्त्रियों में अंडेदानियां होती हैं वो दो मेन हार्मोन रिलीज करती हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन का एक बहुत मेजर रोल होता है सारे चीज़ों में, बॉडी के स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, बोन्स में, एक स्त्री के सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे माहवारी शुरू होती है तो बॉडी में ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ते हैं, जिसके कारण सारे चेंजेस आने लगते हैं और माहवारी आने लग जाती है। मीनोपॉज का टाइम तब आता है जब ओवरी का फंक्शन समाप्त होने लगता है। जब कोई भी बच्चा बर्थ लेता है, जैसे कोई भी लड़की जब भी जन्म लेती है, तो ओवरीज में एक वेल डिफाइंड नंबर ऑफ फॉलिकल्स होता है कि आप जन्म पे इतने फॉलिकल्स ओवरीज में है। महामारी के शुरू होने के बाद लगभग कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स बचते हैं कि जो पूरी रिप्रोडक्टिव एज में उसके चलेंगे। तो जैसे जैसे वो फॉलिकल्स खत्म होने लग जाते हैं वैसे वैसे ओवेरियन फंक्शन धीरे धीरे वेन ऑफ होने लग जाता है। तो 45 के बाद कभी भी ओवरी का फंक्शन खत्म हो सकता है। तो एवरेज एज इंडियन वुमेन में 46 इयर्स है, 46 to 51 कहते हैं, बट जनरली 46 इयर्स है। तो उस टाइम तक हम ये मान के चलते हैं कि ओवरीज का काम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओवरीज का काम खत्म हो जाता है तो बॉडी में ईस्ट्रोजन के लेवल्स घटने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से मीनोपॉज के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो उसी वजह से प्री मैच्योर मीनोपॉज या अर्ली मीनोपॉज का सिग्निफिकेंस आता है। जिन लोगों में मीनोपॉज जल्दी हो गया, इसका मतलब है कि बॉडी का जो इम्पोर्टेंट हार्मोन था ईस्ट्रोजन, वो जल्दी खत्म हो गया, उसका जो फंक्शनिंग जब तक रहनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। तो उसके खत्म होने के बाद लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क, जो हड्डियों में कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती हैं वो हो जाती है। इसीलिए मीनोपॉज के बाद एक तो हार्मोन रिप्लेसमेंट जिन लोगों में जरूरत हो, उसके अलावा कैल्शियम रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि मीनोपॉज के बाद लेडीज कैल्शियम लेना शुरू करें। ओके, एडिशनल कैल्शियम उनको लेना चाहिए। सेम एप्लीकेबल डिलेड मीनोपॉज में होता है। डिलेड मीनोपॉज का मतलब कि मीनोपॉज अगर 55 की एज तक भी नहीं आता है तो उसे डिलेड मीनोपॉज बोलते हैं। 55 के बाद कभी भी आए तो वो डिलेड मीनोपॉज होता है। बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर बहुत लंबे समय तक रहता है तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ाता है। ये जो है एस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से कई बार ब्रेस्ट में भी गांठें बन जाती हैं। तो ये डिलेड मीनोपॉज, मतलब कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओके, डिलेड मेनोपॉज में। ओके, अच्छा, जो आपने बताया कि मतलब जब कोई बेबी पैदा हो रही है तो वो फिक्स नंबर ऑफ एग्स लेके ही पैदा होती है, ऐसा है क्या मैम? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अंडकोश में एग्स का नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो पूरी जिंदगी मतलब पूरी लाइफ बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ओके, इसीलिए टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्योंकि इतने सारे अंडे बन जाते हैं तो इसलिए ओवरीज बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हैं। और जिन लेडीज में एग्स बिल्कुल मतलब साइकिल्स रेगुलर आती हैं तो उसमें मीनोपॉज भी बिल्कुल टाइमली होता है। हालांकि मीनोपॉज की एज आपकी फैमिली पे बहुत डिपेंड करती है, फैमिलीज में रन करता है। किसी में प्रीमेच्योर होता है टेंडेंसी तो उनमें प्रीमेच्योर चलता है। मतलब कि अगर किसी की कोई लेडी है, उसकी माँ को अगर मीनोपॉज एक सर्टेन एज पे हुआ, मान लीजिए जैसे उनको 55 की एज में हुआ, तो ज्यादा चांसेस है कि उनकी बेटियों को भी उसी एज में होगा, जनरली 1-2 साल के लिए होता है। तो वो प्री डिसाइडेड होता है। अच्छा, अगर आप लाइफस्टाइल फैक्टर्स को नहीं फॉलो करते हैं, मतलब जिस एज में मदर को हुआ जनरली ये हम मान सकते हैं 1-2 साल आगे पीछे, लेकिन उसी एज में ये होता है कि जो बेटी है उसको भी उसी एज में होगा। तो हम कई बार हमें अगर कंफर्म करना होता है कि मीनोपॉज का टाइम आया है या नहीं आया है, कुछ लेडीज जो थोड़ी अवेयर होती हैं वो आके पूछती हैं कि मेरे को पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरी एज 45 है, तो क्या मेरे पीरियड्स बंद होने वाले हैं, क्या इसको मैं मीनोपॉज का सिम्टम मानूं? तो सबसे पहले हम उसमें यही पूछते हैं कि आपकी कोई एल्डर सिस्टर है तो उनके पीरियड्स बंद हो गए क्या, या उनके किस एज में बंद हुए। अगर आप रिकलेक्ट कर सको या अपनी माँ से पूछ सको कि उनके पीरियड्स कब बंद हुए थे,
तो उससे हम कोरिलेट कर पाते हैं। अगर वो नहीं मैच करता तब जाके हम उसको टेस्ट कराते हैं। ओके, तो डायग्नोस करने का ये भी एक तरीका है। लेडी खुद से जान सकती है कि मेरी मेनोपॉज की एज अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी। मेनोपॉज के बाद में हेड टू टो बॉडी में क्या क्या समस्याएं आती हैं वो विस्तार से बताइए जरा। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अगर हेड टू टो की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे बाल। तो मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स में कमी आने लग जाती है, तो हेयर थिन होने लग जाते हैं, पतले होने लग जाते हैं बाल का झड़ना थोड़ा तेज हो जाता है। स्किन की बात करें तो स्किन भी जैसे जैसे एज बढ़ती है, एस्ट्रोजन कम होता है तो स्किन पतली होने लग जाती है। और जैसे हार्मोन लेवल बहुत कम हो जाते हैं तो थोड़ा हेयर ग्रोथ आ जाती है फेस पर, मेल हार्मोन की वजह से। और ब्रेन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। वो पेरीमेनोपॉजल एज में ज्यादा होते हैं। मेनोपॉज में थोड़ा भूलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप कोई भी चीज रख के कई बार भूल जाती है कि आपने कहाँ रखी, या आपने कुछ करना था तो आप भूल जाती है कि वो मुझे क्या करना था। कई बार नींद ना आना, ये एक बड़ा सिम्टम होता है। पेशेंट्स इस चीज को लेके परेशान रहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। उसके कारण से कई बार इचिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए नींद ही नहीं आ रही तो वो क्या करें। दूसरी चीज उसके बाद अगर हम आए तो टेस्ट ऑल्ट्रेशन। बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी पाया जाता है कि माउथ की ड्राइनेस होने के कारण, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के सारे चीज़ों में ड्राइनेस आती है तो कई बार माउथ में भी ड्राइनेस आती है। तो माउथ की ड्राइनेस के कारण टेस्ट ऑल्ट्रेशन हो जाता है। तो लेडीज कई बार बोलती है कि मेरे को खाने में टेस्ट नहीं आता, या मेरा टेस्ट थोड़ा बदल सा गया है। उसके बाद आए तो किसी किसी लेडी में थोड़ा सा ब्रेस्ट हेवीनेस की प्रॉब्लम आती है, ब्रेस्ट में सोरनेस की प्रॉब्लम आती है। वो यूजुअली पेरीमेनोपॉजल एज में आती है। मेनोपॉज एस्टेब्लिश होने के बाद बहुत कम लेडीज में आती है। फिर आए हम बोन्स पर, तो बोन्स में मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन लेवल फॉल करता है और बॉडी से कैल्शियम लेवल्स कम होते चले जाते हैं। बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल्स में और जॉइंट्स में पेन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जनरली लोग या फैमिली ये सोच के इग्नोर करती है कि एज बढ़ रही है तो एज के कारण वीक हो गई है, बट ऐसा नहीं है। अगर सप्लीमेंट्स ले, एक्सरसाइज शुरू करें तो ये सब सिम्टम्स को ओवरकम कर सकती हैं। आगे आते हैं पेट पर। तो मेनोपॉज जैसे जैसे सेट इन होता है वैसे वैसे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण अचानक से वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ती है। अच्छा, वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि मेनोपॉजल लेडीज में या पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं या 50s में, जो जनरली लेडीज होती हैं, मेनोपॉज को हम कहते हैं अर्ली 50s में आएगा। पर जैसे लेडीज होती हैं तो अचानक से थोड़ी मोटी लगने लग जाती हैं, तो वो एक मेनोपॉज की वजह से है। तो अगर अवेयरनेस होती है उसके बारे में किसी लेडी को, तो वो वॉक योग शुरू कर लेती है कि मेरा वेट बढ़ने लग गया है, शायद मेनोपॉज है। बट अवेयरनेस जनरली नहीं होती है। नॉर्मल हाउसहोल्ड्स में उतना टाइम भी नहीं होता है, तो लेडीज थोड़ी सी हेल्दी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेडीज मतलब 2 बार जरूर मोटे होने के चांसेस है। एक तो शादी के बाद और दूसरा मेनोपॉज के बाद, और प्रेगनेंसी में भी। प्रेगनेंसी में भी। ओके, मतलब 3 बार ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अपने आप को लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके थोड़ा सा टहलना चालू कर दीजिए आप। बहुत सही कहा आपने। उसके बाद हम आए तो पीरियड्स की डिस्टर्बेंस। जो मेनोपॉज का मेन सिम्टम होता है पीरियड डिस्टर्बेंस। तो पीरियड्स का डिले हो जाना, पीरियड्स ना आना, इरेगुलर पीरियड्स आना। उसके अलावा वजाइनल ड्राइनेस। वजाइनल ड्राइनेस एक बहुत कॉमन सिम्टम है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिम्टम है, क्योंकि लेडीज को पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको पेन होने लग जाता है और उनको अनयूजुअल प्रिकिंग सेंसेशंस होने लग जाती हैं, जिसके कारण उनकी फैमिली लाइफ भी अफेक्ट होती है और वो खुद में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाती। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अचानक से उनकी जो लाइफ होती है वो काफी चेंज हो जाती है। उसके अलावा यूरिथ्रल एरिया में बर्निंग, मतलब कि पेशाब के रास्ते पे तेज जलन होना। कई बार उस चीज को हम ऐसे सोचते हैं कि शायद कोई इन्फेक्शन होगा, तो लेडीज जनरली कोई भी मेडिकेशन ओवर द काउंटर, मतलब जाके किसी भी केमिस्ट से कोई भी दवा ले आती है, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। अगर उन्हें पता हो कि मेनोपॉज के कारण हो रहा है या वो डॉक्टरी सलाह लें, तो वो उस चीज को ओवरकम कर सकती है। उसके अलावा थिनिंग ऑफ स्किन, मतलब स्किन बिल्कुल पतली हो जाना। मेनोपॉज जैसे जैसे बढ़ता है तो स्किन पतली होने के कारण स्किन में थोड़ी झुर्रियां आना,
वो सब अच्छा। ओल्ड एज के सिम्टम्स में भी माना जाता है और मीनोपॉज के सिम्टम्स में भी माना जाता है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे देते हैं, तो इसमें हार्मोन्स जो लेवल्स डाउन जा रहे हैं तो हार्मोनल थेरेपी भी कुछ दी जाती है क्या? बिल्कुल। जिन लोगों में मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं, स्पेशली जैसे हॉट फ्लैशेस हुआ, वेजाइनल ड्राइनेस हुआ या फिर यूरिथ्रल बर्निंग हुआ, उनमें मीनोपॉज में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूर दी जाती है। जनरली साइक्लिक डिस्टर्बेंस में अलग तरीके के हार्मोन्स दी जाते हैं कि जैसे पीरियड्स किसी के अगर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं या जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो उनमें अलग तरीके के हार्मोन्स दिए जाते हैं। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको हम कहते हैं, उसका बहुत अच्छा रोल है मीनोपॉज आने के बाद वाले सिम्टम्स को या पेरीमीनोपॉजल मूड स्विंग्स को, डिप्रेशन को, वेजाइनल ड्राइनेस को ओवरकम करने के लिए। इसमें बहुत सारी फॉर्मुलेशंस आती हैं जो कि हम यूज करते हैं। जनरली वेजाइनल जेल्स या ओरल पिल्स सफिशिएंट होती हैं इनके सिम्टम्स को हेल्प करने के लिए। लेकिन इसमें बहुत अच्छा रोल लाइफस्टाइल का भी होता है। जैसे अगर हम बॉडी में हार्मोन्स को नॉर्मल लाना चाहते हैं तो हम वॉक योग एडवाइस करते हैं। उसके अलावा हम फाइटोएस्ट्रोजेंस बोलते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस बहुत सारी मेडिसिन में भी आते हैं। अदरवाइज डाइट में अगर कोई लेडी लेना चाहे तो सोयाबीन में बहुत अच्छे होते हैं। सोयाबीन, बिल्कुल। अगर पोस्ट मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल कोई लेडी है, कोई भी जो जूझ रही है मीनोपॉज के सिम्टम्स में, डाइट में वो सोयाबीन की मात्रा अगर बढ़ा देती है तो थोड़े से फाइटोएस्ट्रोजेंस उससे आ जाते हैं, तो मेडिसिन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, लॉस ऑफ लिबिडो देखा जाता है, मतलब सेक्स की इच्छा कम हो जाती है स्त्रियों में। बिल्कुल। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे जैसे हार्मोन लेवल कम होता है तो एक तो वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, सिक्रीशंस जो होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं इंटरकोर्स के लिए, वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा वेजाइनल थिनिंग हो जाती है। जो वेजाइना की लेयर्स होती हैं उनमें जो थिकनेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। ओवरऑल स्किन की थिकनेस, हेयर की थिकनेस, सब चीजें कम, पूरी बॉडी की मतलब स्किन थिकनेस कम होती है, कम हो जाती है। साथ ही वेजाइना की भी थिकनेस बहुत कम हो जाती है, तो जिसके कारण पेशेंट को पेन फील होना, यूरिथ्रल बर्निंग होने के कारण पेन फील होना, सिक्रीशंस कम होने के कारण पेन फील होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। एक तो ये, और दूसरा मूड स्विंग्स। जैसे पेशेंट में इतने मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उनमें इच्छा भी बहुत कम हो जाती है। एक तो इस डर से कि मेरे को पेन होगा, और जो उनके अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेसिव फीलिंग हो रही है, तो उनका मन भी नहीं करता करने के लिए। तो मेरा एक हस्बैंड्स के लिए भी संदेश है, एक आग्रह है मेरी तरफ से कि इस चीज को समझें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेरी वाइफ को अचानक से क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों करने लग गई है, दिन भर चिड़चिड़ी रहती है और इसको भूल जाती है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी, कभी संबंध नहीं बनाना चाहती, तो आप इस चीज पर गौर करें कि क्या पता वो कुछ सिम्टम्स से जूझ रहे हो। मेनोपॉज के सिम्टम्स पूरी तरह से करेक्टेबल हैं। करेक्टेबल का मतलब आप उन्हें बहुत लेवल तक कम कर सकते हैं। कोई भी स्त्री अगर जूझ रही है तो वो खुद से अंदर में इतनी परेशान है कि वो आपको खुद नहीं समझा सकती कि वो किस चीज से गुजर रही है। मेनोपॉज सबसे अच्छी बात है कि ये कम्प्लीटली नेचुरल चीज है, हर स्त्री को आना ही है। जैसे प्रेगनेंसी है, उसको हम कहते हैं कि उसके सिम्टम्स हैं तो हम सिम्टम्स को क्योर करेंगे, बट वो एक नेचुरल चीज है, आपको उसे वेलकम करना चाहिए। ऐसे ही मीनोपॉज है। मीनोपॉज से कोई लेडी डरे नहीं कि मैं मीनोपॉज हो जाएगा तो क्या पता हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो जाए या मैं उतनी एफिशिएंट ना रह पाऊं, तो उससे लड़ने का तरीका ढूंढे कि मैं उससे लड़ सकती हूँ। और हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ को सपोर्ट दें, उसको मॉरली स्ट्रॉन्ग रखें कि नहीं कुछ नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए हम कंसल्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम वेजाइनल क्रीम्स यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। ओके, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं और दोनों लोग को ये चीज समझनी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए। और आजकल तो इतने अच्छे लेजर ट्रीटमेंट्स है। हम लोगों ने अभी एक बहुत अच्छी लेजर की मशीन खरीदी है, उसमें जो भी वेजाइनल ड्राइनेस के सिम्टम्स, लॉस ऑफ लिबिडो के सिम्टम्स, यूरिथ्रल बर्निंग के सिम्टम्स, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट है। वो जो हमारे वेजाइना की थिकनेस है उसको भी इम्प्रूव कर देती है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट के साथ जैसे हमें 3 to 6 months का टाइम लगा करता था पेशेंट को कुछ सिम्टम्स रेगुलर होने में, तब तक पेशेंट एक से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा डॉक्टर बदल लिया करता था कि मेरे को कोई फायदा नहीं लग रहा, मेरे को नींद नहीं आती है रात में, मैं खुजाती रहती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा इचिंग होती है,
क्योंकि जलन होती है तो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा खुजली और पेन रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे थिकनेस इंप्रूव होती है तो ये सब चीजें रिवर्स होने लग जाती हैं। जो ये सारे सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ लिबिडो के और वजाइनल थिनिंग के, वो सारे धीरे धीरे रिवर्स होने लग जाते हैं। तो ये मैं लिंक आपका दे दूंगा हॉस्पिटल का, जिन लोगों को ट्रीटमेंट ये लेना हो वो डॉक्टर नेहा से संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर नेहा ये बताइए कि अगर ये मेनोपॉज है, ये नेचुरल है, तो क्या इसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या नहीं है? केवल और केवल आपके सिम्टम्स को आपको समझने की जरूरत है, और अगर आपको कोई परेशानी है तो बिल्कुल आपको डॉक्टर की दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो हम ही बताएंगे। जैसे अगर किसी का मेनोपॉज नेचुरली आता है, क्योंकि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे डिलीवरी है तो डिलीवरी में प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर के पास आना पड़ता है, प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप्स के लिए भी आना पड़ता है। किसी पेशेंट को परेशानी होती है, किसी को नहीं होती है, ऐसे ही मेनोपॉज भी बिल्कुल नेचुरल है। अगर आपको कोई सिम्टम है जिसकी वजह से आपको परेशानी है, जैसे कि आपके पीरियड्स डिले होकर आ रहे हैं पर आपको लगता है कि मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब आता है तो नॉर्मल आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता या बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आपका पीरियड जल्दी जल्दी आता है या डिले होकर आता है और बंद नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे खून की कमी हो जाना या फिर बहुत थकान हो जाना, कई बार विजन प्रॉब्लम होने लग जाती है, इतनी ब्लीडिंग होती है लेडीज को, वो ये सोचती है कि मेनोपॉज के कारण है, और इतनी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं कि उनको चलने में, सांस भी फूलने लग जाता है और दिखने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो एक विजन चेंजेस को लेडीज बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है मेनोपॉज के साथ। तो वो ये समझती है कि शायद ये मेनोपॉज का एक नेचुरल सिम्टम है कि मेरे को विजन डिक्रीज हो जाएगा। एज वाइज विजन डिक्रीज होना नेचुरल है, बट ड्यू टू वीकनेस या ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लरिंग प्रॉब्लम्स और विजन का डिक्रीज होना एक अलग चीज होती है। उसके अलावा अगर किसी को, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, लॉस ऑफ लिबिडो वाली प्रॉब्लम है, वजाइनल ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरीके के डिसऑर्डर्स से कोई लेडी जूझ रही है तो उनको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को आप समझ नहीं पाते। जिस टाइम पर आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मूड स्विंग हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनोपॉज हो रहा है। उस टाइम तो आप उसी फ्लो में बहते चले जाते हैं। आपने नई बहू को डांट दिया, वो गुस्सा होके बैठ गई, मायके चली गई, बाद में आपने सोचा मैंने ऐसे क्यों किया, तो वो समझ नहीं पाते। राइट। अगर बेटे को पता हो या आपके हस्बैंड को पता हो कि मेनोपॉज से गुजर रही है तो आप उसकी भी काउंसलिंग कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, माता जी को थोड़ी सी जो है ये दिक्कत है, तो माता जी को भी आप दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इससे आप मेनोपॉजल, आप पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अगर आप अवेयर हैं कि मेनोपॉज में कैल्शियम लेवल्स बॉडी के कम होने लग जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ने लग जाती है, तो आप उस चीज को पहले ओवरकम कर सकते हैं। आप उस तरीके से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने हेयर फॉल को, स्किन को, इन सब चीजों को, क्योंकि आजकल जैसे जैसे जमाना एडवांस हो रहा है, 60 इयर्स में भी लेडीज बहुत यंग लगती हैं, बहुत, क्योंकि वो अवेयर होती हैं, और 60 साल में ऐसा लगने लग जाता है कि बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ गया। आजकल तो ओल्ड एज की एज लिमिट ही चेंज हो गई है। आपने अगर पढ़ा हो तो 83 हो गई है, 83 इज द न्यू ओल्ड। अच्छा, बिल्कुल, मतलब 60 के बाद सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये फीमेल्स के लिए है? नहीं, सबके लिए है। अगर आप योग करें, दौड़ें और लाइफस्टाइल में मीठा ना खाएं और हेल्दी फूड खाएं, तो आप अपने एक एजिंग प्रोसेस को भी डिले कर सकते हैं। ओके। न्यू एज ऑफ ओल्ड इज 83। 83 का मतलब आप जवान रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कंफ्यूजन था कि हो सकता है डॉक्टर नेहा कह रही केवल फीमेल्स के लिए है, लेकिन ये मेल्स के लिए भी है, तब ठीक है। तो डॉक्टर नेहा, आप जाते जाते मेनोपॉज वुमेन्स के लिए कुछ टिप्स देके जाइए कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को कैसे तैयार रखें। बहुत अच्छा आपने बोला। अगर आपको पता है कि मेनोपॉज इज नेचुरल, तो यू एक्सेप्ट इट, यू एम्ब्रेस इट, क्योंकि मेनोपॉज आना ही है। किसी को 45 में आना है, किसी को 55 में आना है, पर ये आना ही है। आप बस इसके बारे में ये जाने, जैसे प्यूबर्टी पे एक माँ अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा महीना आएगा, तुमको, अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हें ये दिक्कत होगी, तुम ऐसे परेशान मत होना कि मुझे क्या हुआ, मुझे चोट तो नहीं लग गई, रोना मत। तो ऐसे ही मेनोपॉज है।
अगर आपको पता है कि ये आना ही है, ये नेचुरल है, ये आपकी लाइफ के 2 से 3 साल लेगा एडजस्टमेंट में, किसी के थोड़े से ज्यादा, किसी के थोड़े से कम, पर आपको इसे एम्ब्रेस करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे और उससे मैं कैसे लड़ सकती हूँ। किसी किसी लेडी का मेनोपॉज इतना स्मूथ होता है, स्पेशली इंडियन वुमेन में जो मेनोपॉज के सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं। जनरली ये देखा गया है, स्टडीज है इसके ऊपर, कि फेयर स्किन वुमेन में मेनोपॉज के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, स्पेशली हॉट फ्लशेस, वजाइनल ड्राइनेस, ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। और डार्क स्किन वुमेन में ये सिम्टम्स कम होते हैं। तो इंडिया में एक एवरेज स्किन कलर होता है, तो मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव यूजुअली नहीं होते, पर फिर भी जो फेयर स्किन लेडीज होते हैं उनमें हॉट फ्लैशेस बहुत सीवियर होते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेनोपॉज है, ये नेचुरल है, इसमें ऐसा होना ही है, तो आप उसे एम्ब्रेस करें, आप उससे लड़ें, आप उसके लिए वॉक करें, योग शुरू करें, तो उससे आप ओबेसिटी से भी लड़ पाएंगी। जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिक कम होगा, मेटाबॉलिक रेट कम होगा बॉडी का, तो आप ये नहीं फील करेंगे कि मैं अचानक से मोटी हो गई। और उसके अलावा आप डाइट में सोयाबीन की मात्रा बढ़ाएं। फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं सोयाबीन में, जो कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर फिर भी आपको सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, या फिर आपको वजाइना रिलेटेड सिम्टम्स हैं जिसको आप बियर नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपके लिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हैं, तो आप डॉक्टर को विजिट करें और उसके लिए मेडिसिन लें। बहुत सिंपल मेडिसिन हैं, आप कुछ टाइम तक लें तो आप बिल्कुल, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और मेनोपॉज बिल्कुल नेचुरली निकल जाएगा। तो आज हम लोगों ने मेनोपॉज के ऊपर डॉक्टर नेहा से बात करी, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि सारी महिलाओं तक ये एपिसोड जरूर पहुंचाएं। शहरों में तो फिर भी लोग बात कर लेते हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इन विषयों पर बात करने से कतराती हैं। तो आप जितनी भी फीमेल्स इस एपिसोड को देख रही हैं, वो अपनी सारी फ्रेंड्स को इस एपिसोड का लिंक जरूर भेजें, और तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, क्योंकि आगे हम आपके लिए और नए नए टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।